मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आज मेरे शो में आप देख ही रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ ब्रॉडकास्टर, नॉवेलिस्ट, राइटर, ऑथर, इसके अलावा वो एंकर भी हैं, बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत, इंटरनेशनल पर्सनालिटी, जनाब ताहिर गोरा साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो ताहिर गोरा साहब। शुक्रिया शुक्रिया जी, आदाब और सत श्री अकाल, नमस्कार जी। आपको भी ताहिर गोरा साहब, जैसे कि हमने आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं थोड़ा सा नाज़रीन को इलाबोरेट अगर कर दूं। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की और हम बात का आगाज करेंगे कनाडा से। कनाडा में जो वाकया हुआ और जो इस्लामोफोबिया की बात की जा रही है वहां से हम शुरू करेंगे, लेकिन हम अमेरिका और अफगानिस्तान की सिचुएशन जो इस वक्त है, अफगानिस्तान ने जो कहा कि वो एयर स्ट्राइक करेंगे अगर काबुल जो है वो तालिबान के पास चला जाता है, उसमें क्या सूरत हाल है। फिर हम उसके बाद पहुंचेंगे पाकिस्तान, इसके बारे में क्या सोच रहा है। उसके बाद हम कुछ कश्मीर की भी बात करेंगे, उसके पर भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी पेशरफ्त नजर आ रही है, वो क्या है। और फिर हम बात करेंगे चाइना की। तो ये तमाम जो इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस में, इससे बेहतर बात किससे की जा सकती है कि ताहिर गोरा साहब, आप जिस जगह पर बैठे हैं वो तो खबरों का हब है, जहां पर पूरी दुनिया से जो खबरें हैं, सही खबरें आप तक पहुंचती हैं। तो मुझे बताइएगा कि हम बात का आगाज कनाडा से ही करते हैं कि वहां पे हम हमारे जैसे मुल्क जो कि हमेशा कभी भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई अच्छी सिचुएशन में नहीं होते, हम अपने बारे में तो कभी सोचते नहीं कि हम दूसरे जो यहाँ पर माइनॉरिटीज हैं हम उनके साथ क्या सलूक करते हैं। लेकिन अगर कभी किसी दूसरे मुल्क में ऐसा वाकया होता है तो हमें बहुत ज्यादा फिक्र होती है कि ऐसा क्यों हुआ और करने वाले को सजा दी जाए। तो वहां पर इस वक्त ये जो वाकया हुआ है, जिसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है, बहुत ही काबिल मजम्मत वाकया है। क्या सिचुएशन है वहां पे, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी बयान दिया, तो आप वहां पर क्या देख रहे हैं? देखिए, जो ये वाक़या हुआ है, एक अटैक किया, एक जो पुलिस की इतलात के मुताबिक है, एक 20 साला लड़के ने अपने एसयूवी ट्रक के नीचे 4 लोगों को कुचल कर मार दिया। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन ये कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि जिसके पीछे हम कह सकें कि कोई स्टेट मशीनरी है, बल्कि आप तो देख रही हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर ख़ुद उसकी बर वक्त और इमीडिएटली मज़म्मत कर रहे हैं, ख़ुद उस शहर के मेयर, उस शहर की पुलिस के चीफ ये फाइंडिंग दे रहे हैं कि इसके पीछे क्या था। वरना तो अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहाँ तो वो हक़ाइक़ को छुपा दिया जाता है, वहाँ तो बात ही सामने नहीं आने दी जाती। ये तो जब मुझे याद है कि लास्ट संडे की रात को ये वाक़या हुआ, तो तब तक हम कैनेडियंस को ये नहीं पता था कि इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, इसके मोटिव्स क्या हैं। वो तो अगले रोज़ मंडे को जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो ऑफ कोर्स हमें तो पुलिस ने बताया। वहाँ पे जैसे पाकिस्तान में होता है, इस तरह की कोई बात होगी तो पुलिस तो शायद बाद में पहुँचेगी, पहले ही लोग मीडिया कुछ पहुँच जाएगा और लोग पहले ही वो सेल्फियाँ या वीडियो बना रहे होंगे। तो वो ऐसा सीन पार्ट तो था कोई नहीं। वो तो जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो पुलिस के ही ज़रिए मिली है और पूरी दुनिया को इन्फॉर्मेशन जो मिली है पुलिस के ज़रिए मिली है। तो इस तरह की जो सूरत हाल यहाँ पे डेवलप हुई। कुछ साल पहले यहाँ एक और हमारा प्रोविंस है क्यूबेक, उसकी एक मस्जिद में इस तरह का एक अटैक हुआ था। तो वो भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके बताया कि भाई ये इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे। अभी भी पुलिस ने हमें बताया कि ये मुसलमानों से नफ़रत करता था लड़का, मुबैना तौर पर एलिजिडली, जो पुलिस की इंफॉर्मेशन अभी तो खैर आज उस जो मुबैना मुलज़म की जो पेशी है वो वर्चुअल अदालत में हुई है, बिकॉज़ यहाँ पर तो अदालतें भी जूम पे हैं इस वक्त, जो कोविड की सिचुएशन है तो उस पर हुई है। तो उस पर जो हमें इतलात मिली है कि वो अपना वकील वो लड़का ढूंढ रहा है। तो अभी ये मुकदमा चलेगा, आगे आएगी। लेकिन जो अब तक की इतलात हैं, ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इस पे प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर बात की, अपोजिशन लीडर ने बात की, और हमारी जो दूसरी एक सोशलिस्ट पार्टी है उसके एक लीडर मिस्टर सरदार जगमीत सिंह ने बात की। तो ये सारी जो बातें हैं, ये हम किसी सूरत भी एज़ कैनेडियन मैं कहता हूँ मुझे कोई फ़ियर नहीं है। मुझे पता है कि ये सेफ़ कंट्री है, ये लॉ एंड ऑर्डर का कंट्री है। बदकिस्मती से ये वाक़या हुआ, इस वाक़े को इस्लामोफोबिया के साथ जोड़ा जा रहा है। और जो ख़बरें आई हैं कि वो लड़का चूँकि कहता है अकॉर्डिंग टू द पुलिस कि वो कहता है कि भाई ये मुझे मुसलमानों से चिढ़ थी तो ये किया, लेकिन
कुछ पता नहीं कि आगे जाके जब तहकीकात और चलें तो उस लड़के की क्या पूरी स्टेटमेंट सामने आती है, क्या उसका पूरा नैरेटिव सामने आता है। लेकिन ये एक रियलिटी है जहाँ से आपने बात शुरू किया लिया कि यहाँ पे क्या इस्लामोफोबिया की कोई सूरत हाल है। मैं उस पर ज़रूर रोशनी डालूँगा। सिर्फ इस्लामोफोबिया का मामला नहीं है यहाँ पे। अभी जो इज़राइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट जो रिसेंट हुआ था कुछ हफ्ते पहले, उसकी रोशनी में हिंदुओं पर भी अटैक हुए, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहूदियों पे अटैक हुए। तो जब यहूदियों पे अटैक हुए तो वो एंटीसेमिटिज़म के केसेस बढ़े और यहूदी तंजीमों ने कहा कि भाई हमें थोड़ा सा गिला है कि जब मुसलमानों पर कोई छोटी मोटी बात आती है तो हम फ़ौरन उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन हमारे ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है मुसलमान तंजीमों ने हमारा उस तरह साथ नहीं दिया। आप देखते हैं कि जैसे ये मंडे को वाक़या होता है ये वाला जिसको इस्लामोफोबिया के साथ जोड़ा जा रहा है, तो फौरी तौर पर तमाम यहूदी ऑर्गेनाइजेशंस आईं और उन्होंने मज़म्मत की और मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़े होने की बात की। इसी तरह यहाँ हम कनाडा में हिंदूफोबिया भी देखते हैं। अब हिंदूफोबिया किन की तरफ से आता है, फ्रैंकली वो भी हमारी कम्युनिटीज़ की तरफ से ज़्यादातर आता है। अब जो एंटीसेमिटिज़म जाता है यानी जो यहूदियों के ख़िलाफ़ जो मामला होता है वो भी हमारी कम्युनिटी की तरफ से ज़्यादा जाता है। तो मैं ज़ाती तौर पर भी मुसलमानों से या किसी भी ग्रोह से किसी किस्म की नफ़रत करने वाले शख्स से नफ़रत करूँगा, मैं उसको पसंद नहीं करूँगा। लेकिन इस बात को अब जो यहाँ के कनाडा के पॉलिटिकल लीडर्स पोलिटिसाइज रूट से ज़्यादा कर रहे हैं, इससे एक सोसाइटी में एक ये इमेज क्रिएट हो रहा है कि क्या हम कैनेडियन जो हैं लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ नहीं है, क्या हम रेसिस्ट सोसाइटी हैं। यहाँ के एक कैनेडियन पॉलिटिशियन मिस्टर सरदार जगमीत सिंह ने तो ये कह भी दिया कि हम एक रेसिस्ट सोसाइटी है। तो मैं सरदार जगमीत सिंह से पूछना चाहता हूँ कि अगर कनाडा या कैनेडियन रेसिस्ट सोसाइटी है तो फिर वो कैसे कनाडा की तीसरी बड़ी जमात के हेड बन गए। अगर ये इतनी ही रेसिस्ट सोसाइटी है बकौल उनके, तो फिर ये कैसे हुआ कि वो एक इस मुल्क की तीसरी बड़ी जमात के वो हेड बन गए। फिर कैसे मुमकिन हुआ कि कनाडा की जो पहली जमात है यानी जो इस पर हुकूमत कर रही है लिबरल पार्टी, उसमें 22 के करीब मुस्लिम एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं 22 के करीब। तो कनाडा को रेसिस्ट सोसाइटी का ना ये ज़्यादती। अगर खुदा ना खास्ता रेसिस्ट सोसाइटी होती तो फिर कैनेडियंस क्यों उन 22 मुसलमान एमपीज़ को वोट देते और उनको इलेक्ट करते। और इसी तरह कोई 20-22 के करीब हमारे सिख बरादरी के भी एमपीज़ हैं, फिर उनको भी क्यों वोट मिलते। इसी तरह और कम्युनिटीज़ के भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो ये जो पार्लियामेंट में हमारी, चाहे फेडरल पार्लियामेंट हो चाहे हमारी प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स हों, इन सब में जो तमाम कम्युनिटीज़ की वहाँ पर मौजूदगी है वो ख़ुद इस बात का सबूत है कि कैनेडियंस आर वेरी ओपन माइंडेड पीपल, ओपन हार्टेड पीपल। दुनिया भर की सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन कनाडा को होती है। अगर ये रेसिस्ट सोसाइटी होती तो पहला काम ये करते कि ये इमिग्रेशन ही बंद कर देते कि भाई इमिग्रेशन ही हम नहीं कर रहे। तो इमिग्रेशन तो कोविड के बावजूद बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। इस खौफनाक, इस दुख भरे वाक़ये को अब इतना शदीद पोलिटिसाइज़ करना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें, मैं यहाँ पर आलिया एक और बात भी करना चाहूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये वो वाक़या है जो अपनी बड़ी गाड़ी के नीचे किसी को मार देने का। जिस तरह के बड़े वाक़यात, इसी तरह के बड़े वाक़यात बहुत सारे मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट नौजवान यूरोप में इधर उधर करते रहते हैं। इससे मिलती जुलती कुछ ऐसी हरकतें यहाँ कनाडा में भी हो चुकी हुई हैं। अब इन वाक़यात के नतीजा में एक रिएक्शन बिल्ट होता है और कोई ना कोई पागल यहाँ पर भी पैदा हो जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक कनाडा की सोसाइटी हो, अमेरिका की सोसाइटी हो, यूरोप की सोसाइटीज़ हो, वहाँ पे एक बहस हमेशा उठती है कि भाई ये जो जब मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ एक्सट्रीमिस्ट इस तरह के वाक़यात करते हैं तो उस पर फिर मुसलमान कम्युनिटी के लोग क्यों मज़म्मत नहीं खुल के करते हैं। वो उनका ये एक सवाल उठता। अब देखिए ना, जैसे ये वाक़या हुआ, यानी ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नौजवान ने वाक़या, तो पूरा कनाडा खड़ा हुआ है ना, प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा हुआ है कि ये गलत हुआ है।
हमारा ऑन्टारियो का जो प्रीमियर है वो भी खड़ा हुआ, जो सिटी मेयर्स हैं अक्रॉस कनाडा वो भी अपने ट्वीट्स दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, सब कह रहे हैं गलत हुआ। यानी विद इन कपल आवर्स पूरे कनाडा ने कहा गलत हुआ। तो इसी तरह जब कभी जर्मनी में, फ्रांस में, कनाडा में, अमेरिका में या कहीं पे कोई हमारे मज़हब से तल्लक रखने वाला एक्सट्रीमिस्ट करता है तो हमें अपने गिरबान में झांक कर देखना है कि हम किस तरह खड़े हुए हैं। इस तरह क्या इमरान खान की इस तरह की कोई ट्वीट आई, इमरान खान ने कोई इस तरह खुल के बात की? अब वो इस्लामोफोबिया की बात तो करते हैं, हम भी इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हैं। मैं भी पर्सनली कि इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए, यानी मुसलमानों से किसी किस्म की नफ़रत उसी तरह काबिल मज़म्मत है जिस तरह किसी भी धर्म और कौम से तल्लक रखने वाले ग्रोह के ख़िलाफ़ हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती से काफरोफोबिया देख लीजिए पाकिस्तान में कितना है। आप तो वहाँ बैठी हुई हैं। काफरोफोबिया जो है वो मतलब मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए, मुसलमान के अलावा तो हर शख्स ही काफिर है ना, सिर्फ हिंदू ही काफिर नहीं है, उनके लिए तो हर शख्स ही काफिर है। सो मच सो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मुझे कहने दीजिए, पाकिस्तान की तो दीवारों पर लिखा होता है काफिर काफिर, शिया काफिर। तो शिया जो हैं वो तो मुसलमान है ना, उनको तो अभी ऐसे ही है, ठीक है ना, मतलब उनको भी हमने काफिर कह दिया। अच्छा चलिए, अहमदियों को तो हमने काफिर बना ही दिया, उनको तो हमने डिक्लेयर कर दिया। मैं ये समझता हूँ किसी को इस बात का कोई हक नहीं कि जो कोई दूसरे शख्स को कहे कि तुम ये नहीं हो। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं फ़र्ज़ कीजिए मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ, हु द हेल अदर इज़ टू चैलेंज मी कि नहीं तुम मुसलमान नहीं हो सकते, तुम हिंदू नहीं। भाई मैं ये अपने आप को आइडेंटिफाई जिस तरह करना चाहता हूँ, ये मेरा हक है। तो पाकिस्तान में तो जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये बातें करते हैं, शाह महमूद कुरैशी ये बातें करते हैं, तो मेरे लिए शॉकिंग होती है कि जिस समाज में काफरोफोबिया, सिर्फ फोबिया तो एक छोटा वर्ड डाल लिया, फोबिया तो होता है परसीव्ड फियर, जिस समाज में एस्टैब्लिश्ड हो कि दूसरों को हकारत की नज़र से देखना है, तो उस जमात या उस कंट्री के लोगों को बात करते हुए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो आपने बातें की ये 100% से ज्यादा दुरुस्त है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि अभी कुछ दिन पहले तक ही सर हम देखते रहे कि जो वाकयात हुए कुछ माइनॉरिटीज के हवाले से, हमने देखा कि एक कब्रिस्तान में जो अहमदीज के हवाले से जो वाकया हुआ उसके ऊपर मैंने व्लॉग भी किया। उससे पहले जो वाकयात ऐसे हुए, हमने देखा हजारा बरादरी में जो कुछ हुआ, वहां पर जब जो करता धरता उन्होंने पहुंचना था वो नहीं पहुंच सके। फिर उसके बाद कहने पर बहुत सारे ऐसे वाकयात, ये तो आप समझ लीजिए कि रोजाना का काम है। आपने कहा दीवारों पे लिखा हुआ है, दीवारों के साथ साथ अब तो दिलों पे लिखा हुआ है ना। तो जब दिल पे कोई चीज लिखी होगी तो फिर तो आपको पता है कि लोग उसके बारे में क्या सलूक करेंगे उन लोगों के साथ। तो सर ये तो आपने सही कहा, ये जो आप बातें की कि जब दूसरे मुल्कों में ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत जो है वो खड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं देखिए हमारे साथ क्या किया। अच्छा ताहिर साहब, आपसे सवाल है कि ये भी कि वहां पे जो मुसलमान हैं, ये भी कहा जाता है ना कि दूसरे कंट्रीज में जो मुस्लिम हैं वो कुछ अपने आप को अलग रखते हैं, वहां की जो मतलब अक्सरियत है उससे अलग रखते हैं, उनकी सोच जो है वो भी, हालांकि वहां पे रह रहे होते हैं, इसके बावजूद रेडिकलाइज्ड होती है। इस वहां पे रहने वालों के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई पोर्शन है वहां पे? देखिए दोनों तरह के पोर्शन हैं। रेडिकल ज़हन रखने वाले लोग भी हैं, डेफिनेटली हैं, मगर उसके साथ साथ एक बड़ा पोर्शन जो है ना वो हमें देखना होगा, वो है रिएक्शनरी लोगों के। अभी मैं इसी वाक़े के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी बच्चियों के ख़ास तौर पर मैं स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ, bbc-urdu.com पे भी है, इधर उधर भी हैं, जो कह रही हैं कि हम हिजाब लेती हैं, हम मुस्लिम आउटलुक में आती जाती हैं बाहर, तो हमें अब ख़तरा लगता है। ठीक है, मैं इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि जब आप इस तरह के होते हैं आउटफिट्स में या इस तरह का आपका एक होता है, तो वो आपको कोई ना कोई पागल समाज में मिलने वाला आपको कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है। अब हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कनाडा से कि यहाँ का हर शख्स जो है ना, हर शख्स हमारे बारे में मुकम्मल तौर पर यानी ओपन हार्टेड हो। ठीक है, लेकिन देखना ये होगा कि रिएक्शन
मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, इवन हमारे में से, मेरी एज के, मेरे से बड़े कुछ ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ, मैं ज़ाहिर इसी कम्युनिटी से हूँ, मैं उनको जानता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में जब रहते थे तो मुख्तलिफ होते थे। पाकिस्तान में जब रहते थे तो वहाँ के हिसाब से वो बड़े मॉडर्न होते थे, कोट अनकोट। जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ के हिसाब से वो इनसिक्योर से हो जाते हैं, एक बात। दूसरा, वो रिएक्शनरी हो जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे मेरे अपने रिश्तेदार हैं, मैं दूसरों की बात नहीं करता, मेरे अपने कुछ रिश्तेदार लोग हैं जो 30, 32, 35, 40, 45 के पेटे में हैं। जब वो पाकिस्तान में थे बच्चे तो वो मतलब मेरी अपनी वो बेटियों की तरह हैं, तो वहाँ पे वो मतलब पेंट वेंट पहन के और बड़े ही मॉड स्कॉट वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से होते थे। यहाँ पे वो एकदम से आके ना वो अपनी इनसिक्योरिटी में, कम्युनिटी की इनसिक्योरिटी में होते हैं कि जी नहीं, हमने तो अब अपनी शनाख्त दिखानी है। मुझे कोई इससे इनकार नहीं है, मैं उनकी शनाख्त को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तो समझता हूँ उनकी बात। मेरे अपने रिश्तेदार बच्चे, मैं उनकी इतने करीबी कि मैं उनका रिश्ता नहीं आपको बता सकता, ठीक है ना। वो जब यहाँ पे आती हैं तो वो कहते हैं कि अंकल देखें ना, हमारे पास तो ये हक है। ये क्या हुआ? मैंने कहा बेटा, आप जब वहाँ थे तो आप वहाँ से हक मांगते थे जो आपको हक नहीं मिलता था। आपका ये वहाँ पे गिला शिकवा होता था कि भाई हमें बाज़ारों में घूमने फिरने की वो सहूलत नहीं है, बिकॉज़ हम ज़रा मॉडर्न दिखते हैं। तो जब अब यहाँ आते हैं तो यहाँ आके आप वो लिबास जो वहाँ पे आप पहनना चाहते थे वो तर्क करके अब आपको कहते हैं नहीं हम तो ये हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, मैं उन बच्चों से कहता हूँ कि बेटा ये भी आपका हक है, ये भी आपका हक है। मैं तो मानता हूँ, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी मानते हैं, कनाडा के सारे सेंसिबल लोग मानते हैं, मगर गली मोहल्ले के आप लोगों, अच्छा कैनेडियन जो हैं मेन स्ट्रीम जब हम कहते हैं तो वो सेटलर्स, वाइट कॉकेशियन जो लोग हैं, तो मैं कहता हूँ उनकी अक्सरियत भी इसको मानती है। वो इतने ओपन माइंडेड हैं, इतने वो भी मानते हैं, वो बुर्का को भी मान जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई ना कोई तो रिएक्शनरी होता है ना, ठीक है, या आप पागल कह लीजिए। अब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, हम यहाँ पे बुर्का पहनना चाहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए, जो वहाँ पे उनको फप्ती कसता है वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करता है। अगरचे हेट का कोई भी लफ्ज़ कनाडा में या किसी भी सिविलाइज माशरे में इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो हेटफुल है, वो मैं भी उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन हमें साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। हमें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट पे नहीं जानना कि भाई उन्होंने कह दिया तो हर चीज़ अच्छी हो गई। हमें ये देखना है कि गली मोहल्ले में क्या होता है। गली मोहल्ले में वैसा तो हरगिज़ नहीं होता जैसा पाकिस्तान या किसी भी इस्लामी मुल्क में होता है। वहाँ पे तो मतलब हर दूसरे शख्स की ज़िंदगी वैसे ही जी रहा ना। चलिए हम कनाडा को उनसे कंपेयर नहीं करते, ठीक है, कनाडा को कनाडा से ही कंपेयर करते हैं, लेकिन हमें ये बात भी ज़हन में रखनी है कि पहले वो माहौल तो बने कनाडा में। हमें कैनेडियन जो रिएक्शनरी लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब फिर आपके लोग, यानी जो आपके मज़हब के नाम से वाबस्ता लोग दुनिया भर में जो कुछ करते हैं, तब आप कहाँ होते हैं। तो जब मैं अपने उन्हीं रिश्तेदार बच्चों को कहता हूँ कि आप ना, जब ये कभी इस तरह का वाक़या इंग्लैंड में, जर्मनी में, कहीं पर हो, तो आप सबसे पहले बेशक हिजाब लेके अपना इस्लामी अटायर पहन के आप सबसे पहले उनकी मजम्मत करने बाहर आए। उससे क्या होगा कि एक अंडरस्टैंडिंग समाज में बिल्ट होगा कि फिर कैनेडियंस या यूरोपियंस, अमेरिकन्स कहेंगे कि भाई ठीक है, ये तो अपने एक्सट्रीमिस्टों को भी बर्दाश्त नहीं करते, तो हमारे एक्सट्रीमिस्टों को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। फिर बड़ा आसान हो जाएगा हमारा अपना मुकदमा ये बनाना। ये मुकदमा की कोर्ट का मुकदमा नहीं होता, ये मुकदमा होता है गली मोहल्ले का मुकदमा, ज़िंदगी गुजारने का मुकदमा होता है, जिसको कहते हैं अपना केस बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हम इंसान जो हैं, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी कल्चर से ताल्लुक़ रखते हो, अगरचे बड़े कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन हमें ऑनेस्ट होना होगा एटलीस्ट अपने साथ। ज़बरदस्त सर, बहुत ही शानदार तरीके से जो है ना आपने इस मसले का तज्जिया किया है कि दरअसल इस वक्त हो क्या रहा है दुनिया में, और जिनकी तरफ से इल्जामात लगाए जाते हैं वो खुद क्या कर रहे हैं अपने मुल्कों की माइनॉरिटीज के साथ। हम अपनी बात करें, पाकिस्तान की बात करें ना, कि यहाँ पर क्या होता है। हम तो रोज देखते हैं, डेली बेसिस पे ऐसे वाकयात होते हैं,
और कोई उसको जो आपको याद होगा कुछ दिन पहले चर्च में जो वाकया हुआ था, उसी दौरान जो है वो बाहर से यूरोपीय यूनियन की तरफ से करारदाद आ रही थी, तो उसको उस पर किसी ने बात ही नहीं की। इस तरीके से उसको दबा दिया गया कि कुछ हुआ ही नहीं, पैचअप फौरन हो जाता है। एनीवे सर, जरा थोड़ा सा जो है ना ताहिर गोरा साहब, हम चलते हैं अफगानिस्तान और अमेरिका की सिचुएशन की जानिब। वहां पे अमेरिका ने अब ये कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी, और हमने देखा कि काबुल खास तौर पे तालिबान के हाथों में जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि कितनी तेजी से सरेंडर्स किए जा रहा है तालिबान के सामने, तो और हमारी फोर्सेस अभी वहीं पे हैं उनकी, तो हम फिर एयर स्ट्राइक करेंगे, उन्होंने ये कहा। तो मुझे ये बताइएगा कि ये तो सिचुएशन नजर आ रही है कि ये होने जा रहा है, तो पाकिस्तान ने अपने फजाई अड्डे देने से ये कहा जा रहा है कि इनकार कर दिया, तो अगर यहाँ से नहीं तो क्या सऊदी अरब से एयर स्ट्राइक्स होंगी? फिर आप इस रीजन में क्या हालात देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ये सब कुछ जो सूरत हाल है, एक तो मफरूज़ों पे है, दूसरा इसमें कन्फ्यूजन बहुत है, और तीसरा गलत बयानी बहुत है। मैं सबसे पहले पाकिस्तान की इस बात की तरफ आता हूँ कि हम अड्डे नहीं दे रहे, अड्डे शायद ना दे रहे हों, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं अमेरिकन की तरफ से, जो चूँकि उनकी वो तरदीद नहीं कर रहे, और इस बात का काफ़ी चांस होता है कि अमेरिकन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में झूठ ना बोलने के बराबर बोलते हैं। तो अभी 3 रोज़ पहले ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं प्रेसिडेंट बाइडन के, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस तक उन्होंने वर्ड यूज़ किया। उन्होंने कहा हमारे उनके साथ बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं, और फैसिलिटेशन हमें मिल रही है। इससे पहले भी ये बात स्टेट डिपार्टमेंट कह चुका है। पाकिस्तान के जो हैं ख़ास तौर पर फॉरेन मिनिस्टर, वो उस पर रिएक्ट करते हैं और वो बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो मतलब पाकिस्तान की तरफ से जो डिनाइल होता है, मैं उसको भी पब्लिक कंजम्पशन में देखता हूँ। अमेरिकन ने अभी फिर रिसेंटली कहा कि हम उसकी तफसीलात में नहीं जाएंगे, जो कि मज़ीद इस बात का इशारा होता है कि अमेरिकन को वो मिल रही है फैसिलिटेशन, और वैसे भी फ्रैंकली वो फैसिलिटेशन पाकिस्तान से अमेरिकन को मिलना कोई बिग डील नहीं है। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि एक तो इनकार कर सके, दूसरा पाकिस्तान के अपने हक में है कि अमेरिकन को फैसिलिटेशन दी जाए ताकि उनको कुछ थोड़े बहुत पैसे वैसे मिलना शुरू हों, फैटफ की तलवार कुछ हल्की हो, कुछ IMF, वर्ल्ड बैंक, चूँकि सिर्फ अमेरिका की एड या मदद ही नहीं होती, अमेरिका जब साथ होता है तो फिर पूरी दुनिया ही साथ होती है फ्रैंकली, सिवाय चाइना के आजकल। तो वो उनको ये भी आइडिया होता है कि भाई ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तानियों को, यानी मेरी मुराद है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये हमेशा से गुंजाइश देती रही है कि आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो मर्जी कहते रहें, हमें उसकी कोई परवाह नहीं, हमें तो अपने काम से गर्ज है, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस मफरूज़े को कन्विंस नहीं हूँ कि ऐसा होगा कि अमेरिकन को कोई फैसिलिटेशन नहीं मिलेगी। अड्डा चलिए एक बड़ा लफ्ज़ है, एक बड़ी बात है, लेकिन मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि वो फैसिलिटेशन अड्डे के लेवल की ही है, क्योंकि अमेरिकन ने उस रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए मज़ीद बैठना, ऑलरेडी अमेरिकन बैठे हुए हैं, कोई ऐसी मतलब ढकी छुपी बात नहीं है। अमेरिकन ने उस रीजन में मज़ीद बैठना है, और जाहिर है मतलब वो पाकिस्तान भी उसमें उस रीजन का हिस्सा है और एक अहम स्ट्रेटेजिक प्लेस है, तो वहाँ पे भी अमेरिकन होंगे। अब अफ़गानिस्तान के हवाले से अमेरिकन का ये कहना कि अगर कोई ऐसा इशू होगा तो हम करेंगे, हमला करेंगे, वो अमेरिकन की पब्लिक कंजम्पशन है। देखिए, ये तो वही तालिबान है ना जिनके साथ अमेरिकन मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये तो अमेरिकन को पता है कि वो किन के साथ बैठे हुए हैं। अमेरिकन मुज़ाकरात उन्हीं के साथ कर रहे हैं, और ये मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान में भी नहीं हो रहे, ये मुज़ाकरात तो कतर में हो रहे हैं। और अब जब अमेरिकन तालिबान के हवाले से अपने कंसर्न्स शो करते हैं, तो वो अमेरिका की पब्लिक कंजम्पशन है नंबर 1। नंबर 2, इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि अमेरिका उन तालिबान को इशारा दे रहे हैं जो अमेरिका के ज़ेरे असर नहीं हैं। वो उन तालिबान को बता रहे हैं कि अगर वो तालिबान का फैक्शन जो हमारे ज़ेरे असर नहीं है वो कुछ ऐसी हरकत करेगा तो हम एयर स्ट्राइक करेंगे। अब आपका ये पूछना कि वो एयर स्ट्राइक कहाँ से होगी, क्या गल्फ़ स्टेट से होगी, सऊदी अरब से होगी? पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम जगह नहीं दे रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान अगर जगह ना भी दे, जो कि मुमकिन नहीं है ना देना उसके लिए जगह,
वो उसको जगह देनी होगी, वरना सेंट्रल एशिया के 5-6 मुल्क हैं, मतलब मैं उनमें रहा हूँ, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान, तो वहाँ से आ जाएंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। वहाँ से शायद अमेरिकन का आना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान से जाना ज़रा आसान है, बिल्कुल ही साथ है, मतलब नेक्स्ट डोर है, तो वहाँ से भी आना कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है। अगर वो उसामा बिन लादेन को उन्होंने ले लिया था तो फिर वो ताजिकिस्तान से या उज़्बेकिस्तान से, कज़ाकिस्तान से, किर्गिज़स्तान से, वो सिर्फ रशिया की फिर उनको चाहिए होगी थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, रजामंदी, क्योंकि वो सारी कंट्रीज़ रशिया की बहुत ज़्यादा वो हैं, ज़ेर असर हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो प्रेसिडेंट बाइडन की मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ इंग्लैंड में, चूँकि वो तो उसमें शायद बैकडोर डिप्लोमेसी में, बायलैटरल डिस्कशन में ये बातें भी होंगी, ज़रूर होंगी। और अगर ये दोनों लीडर ना भी बात करें तो वो डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई ना कोई बातचीत ऑलरेडी चल रही होगी। ठीक, बड़े आपने तफसील से इसका जो है वो बता दिया कि भी आने वाले दिनों में बहरहाल जो हालात नजर आ रहे हैं वो तो हमें अफगानिस्तान की सूरत हाल बता रही है कि आगे क्या होने जा रहा है। और पाकिस्तान तो जाहिर है, भारत और पाकिस्तान जो है इस हवाले से सबसे ज्यादा कंसर्न है कि क्या होगा। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा जो है हम आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं कश्मीर की जानिब। और कश्मीर की मैं इसलिए बात करना चाह रही थी कि भारतीय कश्मीर के हवाले से कुछ इंडियन ज़राए अबलाग, इंडियन मीडिया और कुछ और मीडिया पे मैंने कुछ ऐसी खबरें देखी हैं, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर जो है शायद ट्रूप्स की तादाद बढ़ाई जा रही है। अच्छा, जो 2-3 खबरें मुझे पता चली उसमें यह भी है कि क्या भारतीय कश्मीर में कोई इलेक्शन करवाने की बात की जा रही है, क्या वहां पर जो जम्मू है उसको स्टेटहुड का दर्जा देने की बात की जा रही है, क्या वहां पे जो पहले पंडित थे जो 90s में जिनको निकाला गया था उनकी दोबारा सेटलर्स जो हैं उनको दोबारा से लाने की बात की जा रही है। इस तरह की कुछ सर मुझे कुछ ऐसी जो है वो खबरें सुनने को मिल रही हैं। आपके ख्याल में कि क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है या आप क्या देख रहे हैं ये वाली सिचुएशन? देखिए, ये सब चीज़ें अगर अब ना भी होने जा रही हो तो ये किसी न किसी स्टेज पे धीरे धीरे ज़रूर होंगी। पंडितों के लिए कोई ना कोई जगह भी बनेगी, इसलिए कि पंडितों के हवाले से उनकी जलावतनी के बाद, जब से उनका एक्सीडस हुआ के बाद, एक बहुत बड़ा मुतालबा है पूरी भारतीय सोसाइटी में कि आफ्टर ऑल जम्मू कश्मीर में पंडितों को क्यों रीसेटल नहीं किया जाता। तो ये अगर इस मरहले पे नहीं होता तो आगे चल कर आस्ता आस्ता ज़रूर होगा। जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक कुछ के बारे में ये कहा जा रहा है कि र्यूमर है, लेकिन एक मीटिंग जो महबूबा मुफ्ती के घर में हुई जिसमें डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला भी थे और भी कुछ सियासी लीडर थे, तो वहाँ पे जो उन्होंने आपस में बातें की उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है। उसमें गालिबन डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भाई इस भारत की सेंटर की सरकार ने जो कुछ करना होगा तो वो हमसे तो पूछेंगे नहीं, वो करके ही रहेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक जुमला था। तो उनको आइडिया हो चुका है कि एब्रोगेशन आर्टिकल 35 और 370 के बाद अब भारत की सेंटर की सरकार कोई भी वहाँ पे डिसीजन कर सकती है। डीलिमिटेशन की बात वो बहुत 2 सालों से चल रही है कि शायद कुछ जो एरियाज़ हैं वहाँ के उनको इस तरह डीलिमिटाइज कर दिया जाएगा कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड हो जाएंगी और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ना रीशेप होंगी। तो इस तरह की जो बातें हैं ये पहले ही ऑन एयर हैं, पहले ही इनके बारे में बात हो रही है, जैसे कि पंडितों की रिहेबिलिटेशन के बारे में बात हो रही है। तो ये बातें तो 2-3 साल से चल रही हैं, लेकिन आजकल आप दुरुस्त कह रही हैं कि आजकल जो वहाँ से ख़बरें आ रही हैं, कुछ मीडिया ये भी कह रहा है कि ट्रूप्स की बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं अपना गैस ही दे सकता हूँ इसमें। गैस ये है कि पाकिस्तान जो चाहे कहता रहे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जितने चाहे कश्मीर के बारे में ट्वीट देते रहें, जितने चाहे वो धुआं अंगेज़ बयानात शाह महमूद कुरैशी देते रहें, ये बात तय है कि जो सीज़ फायर हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, वो सीज़ फायर ऑफ कोर्स पाकिस्तान की ख्वाहिश से हुआ है। इवन जो आर्टिकल 35A और 370A एब्रोगेट हुए थे, मैं कन्विंस हूँ कि वो पाकिस्तान को पता था वो होने जा रहे हैं। और वहाँ पे वही मसला था, पब्लिक कंजम्पशन का था
पूरी दुनिया ने कह दिया कि भाई बोलते रहो। मतलब ये भी मेरे कुछ इतलात में है, किसी ने कहा कि आप ज़रा कम बोलिएगा, लेकिन ज़रा ये ज़्यादा बोलते रहे इमरान खान, जिससे थोड़े से हालात कशीदा रहे। तो जिस तरह सीज़ फायर इन्होंने किया है, जिस तरह 35A और 370A की एब्रोगेशन के बाद सवाए बोलने के इन्होंने कुछ नहीं किया, इससे ये लगता है कि भारत की सरकार शायद कुछ एक दो स्टेप और वहाँ पे लेने जा रही है। ये मैं उसकी बुनियाद पर गैस कर सकता हूँ, क्योंकि वो उनको भी पता है कि इनको यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि हम ये करने जा रहे हैं, और सेकेंडली उनको ये भी भारत को आइडिया का भी इंटरनेशनल हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान कुछ इस तरह की हरकत टेररिज्म वेरिज्म की नहीं करेगा, कोई कश्मीर मिलिटेंसी नहीं होगी। तो ये भी एक फैक्टर है। उसके साथ साथ एक फैक्टर मैं और जोड़ना चाहूँगा, वो चाइना का भी फैक्टर है, क्योंकि ये जो कोविड की सिचुएशन रही भारत में बड़ी ख़तरनाक, अब ज़रा वो डिक्लाइन हो रही है, तो उसमें चाइना ने अपने ईस्टर्न लद्दाख के बॉर्डर पे काफ़ी ट्रूप्स बढ़ाई। तो भारत की आर्मी की जो आमदोरफ्त है वो एक तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी है ईस्टर्न लद्दाख पे, जो नेचुरल है, और जाहिर है ये कश्मीर का इलाका भी जो है पूरे का पूरा वो भी उसके बहुत करीब है, तो यहाँ पर भी बढ़ रही है, और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं इसमें सिर्फ यही कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो बहरहाल वहाँ पे और होने जा रहा है, अगले लेवल का, अगले स्टेप का। वो क्या होने जा रहा है एग्जैक्टली इस वक्त मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होने जा रहा है, लगता है सही है। दुरुस्त। एक आखिरी सवाल जिसमें आप बिल्कुल, आप जरूरी नहीं है कि उसको बहुत वो करें, जैसे आप चाहें, कि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में कोई चाइना जो है वो कोई ऐसा कुछ कर दे, मतलब ये कि कुछ इस तरह की कोई झड़प दिखाई दे इन सरहदों पर। तो इस तरह का भी आपको कुछ नजर आ रहा है? देखिए, इसका खदशा तो है। इसका खदशा इसलिए है कि अमेरिकन का प्रेशर चाइना पे बहुत बढ़ता जा रहा है। पहले तो वो चाइना की जो मिलिट्री की एक्सरसाइजेस थी उसके हवाले से साउथ चाइना सी ख़ास तौर पर, और वहाँ के जो कंट्रीज़ हैं आसपास के, वहाँ पे चाइना जिस तरह कर रहा है, हांगकांग से लेके ताइवान तक, तो वो भी अमेरिकन वहाँ से कर रहे हैं। फिर भारत के साथ ईस्ट लद्दाख पर जैसे LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे बहुत टेंशन रही। तो फिर चाइना वहाँ से रिट्रीव हुआ, चूँकि यहाँ पे क्वाड में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका तो बैठा ही हुआ है, लेकिन उस रीजन के और कंट्रीज़ भी इस क्वाड के साथ हैं। नेटो भी ज़ाहिर है क्वाड के साथ ही जाएगा। तो चाइना काफ़ी अंडर प्रेशर है, बहुत अंडर प्रेशर है। अब एक नया सिलसिला शुरू हो गया कि कोविड के सिलसिला में वुहान लैब की इन्वेस्टिगेशन का दबाव भी चाइना पे बढ़ता जा रहा है। ये दबाव अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में शुरू हुआ था, तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की फ़र्ज़ कीजिए आज सरकार होती, तो शायद इसको अमेरिकन, यूरोपियंस, जो लिबरल मीडिया है वो रद्द कर देता कि जी ये तो ट्रंप साहब हैं ही राइट विंगर और ये वो। लेकिन अब चूँकि ये दबाव प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से है, प्रेसिडेंट जो बाइडन का अलायंस यूरोप के साथ, नेटो के साथ और तमाम लिबरल मीडिया, तमाम लिबरल फोर्सेस के साथ बहुत अच्छा है। वही बात वुहान वायरस की जो बात सदर ट्रंप ने की थी अप्रैल 2020 में, वो बात जब मई 2021 में जो बाइडन कहते हैं वो वैलिडेट हो जाती है। यानी लगता है कि एक साल अमेरिकन ने ज़ाया किया सिर्फ इसलिए कि सदर ट्रंप ने ये कहा था कि भाई ये वुहान जो वायरस है ये लेबॉर्ट्री से आया। और सदर ट्रंप ने भी ऐसे नहीं कह दिया था, वो भी माइक पॉम्पियो जो पहले CIA के हेड थे, बाद में वो US स्टेट सेक्रेटरी बने और बहुत ही जहांदीदा आदमी थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन थी। और वो किसी अकेले शख्स की इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, पूरे के पूरे मतलब अमेरिकन मशीनरी की इन्वेस्टिगेशन थी। जो बात अप्रैल 2020 में पता चली अमेरिकन को, दुनिया को, कि भाई ये वायरस जो है ये लैब से निकला हुआ हो सकता है, ये नेचुरल वायरस की बजाय, वो उसका बाकायदा ये डेमोक्रेट्स तब पावर में नहीं थे, उसके ख़िलाफ़ बातें करते रहे। अब जब डेमोक्रेट्स ज़रा अपने कदम जमा चुके हैं हुकूमत बनाने के बाद, तो उन्होंने मई में वही बात कर दी। अब पूरा मीडिया जो पहले सदर ट्रंप की बात नहीं मानता था, अब वो पूरे का पूरा मीडिया जो बाइडन को फॉलो कर रहा है। तो इस वजह से
चाइना पे दबाव बढ़ रहा है। क्योंकि पहले तो ये था ना चाइना का कि जी सदर ट्रंप तो जी वो हैं राइट विंगर हैं और ये तो बस ऐसे ही है, और बाकी जी जी अमेरिका में जी। भी सपोर्ट नहीं मिलती थी इस बात की, तो वो बात दाएं बाएं हो जाती थी। अब ये है कि अब जो बाइडन कह रहे हैं वो सबके प्यारे हैं, दुलारे हैं, सारा लिबरल मीडिया प्यारा है, दुलारा है, और वो सारा वही CNN जो पहले कुछ और था, अब वो बिल्कुल अब वो कुछ बदल और। गया है। ठीक है ना। तो अब इस सारी सूरत हाल में चाइना पे चूंकि दबाव बढ़ता जा रहा है, चाइना की आइसोलेशन बनती चली जा रही है, और इस बिना पर चाइना कोई ब्लेंडर कर सकता है जो कि ऑफ कोर्स चाइना को महंगा पड़ेगा। इसलिए कि आई होप कि चाइना, मैं तो खैर बहुत मैं और आप तो जर्नलिस्ट हैं, चाइना के जो लोग हैं आफ्टर ऑल इतना बड़ा देश है, समझते ही होंगे मसाइल को, लेकिन सम टाइम मसाइल को समझते हुए भी देशों से गलतियां तो होती हैं। आई होप कि इस तरह की गलती ना हो। अगर इस तरह की गलती होती है तो उसका मतलब सिर्फ चाइना को ही मसला नहीं होगा, पूरी दुनिया पे इफेक्ट होगा। ये एक प्रॉब्लम है उसका। थैंक यू सो मच ताहिर साहब, आपने बहुत जबरदस्त एनालिसिस किया पूरा जो भी है इस वक्त हम देख रहे हैं इस रीजन में, और उसके बाद अमेरिका, और वो सब तफसील से जो है आपने, जो खास तौर पे आपके पास भी खबरें पहुंचती हैं बहुत ऑथेंटिक होती हैं, तो मैं वो भी जानना चाह रही थी कि हम नाजरीन तक पहुंचाएं कि क्या हो रहा है इस वक्त। थैंक्स अ लॉट, आपसे दोबारा भी बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया आलिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी।